Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 का सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अंत में दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर है वो आप लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम शहरी जीवन यानी शहर का जो जीवन है वो कैसा होता है, वहाँ पर रहन सहन, खान पान, आर्थिक व्यवस्था, व्यापार आदि के बारे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और लेखन कला, प्राचीन काल में लेखन कला किस प्रकार की थी, किस प्रकार अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। तो इस अध्याय में हम एक ऐसा शहर जिसमें शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी वो है मेसोपोटामिया। कौन सा शहर है? मेसोपोटामिया, जहाँ से शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। अब मेसोपोटामिया कहाँ पर है? फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। यानी दो नदियां हैं, फरात और दजला। इन नदियों के ये मध्य स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों, उत्तरी सीरिया, तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ का अर्थ यहाँ पर है राजा। फ़राओ का मतलब क्या है? राजा। के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। यानी लेखन कला का विकास होने से हमें कौन सी क्रियाओं में, अन्य क्रियाओं में हमें सहयोग मिलता है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, मेसोस का अर्थ क्या है? मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है, इसको इंगित करता है। मेसोपोटामिया में शहरीकृत का जो दक्षिणी भाग है, मेसोपोटामिया के शहर का जो दक्षिणी भाग है उसे सुमेर और अक्कद कहा जाता था। वहीं 2000 ईसा पूर्व के बाद जब एक बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। यानी पहले दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया 2000 ईसा पूर्व में। तब वहाँ का क्षेत्र क्या कहलाने लगा?
बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और 1100 ईसा पूर्व में उत्तर में मेसोपोटामिया के उत्तर में एसीरियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब उस क्षेत्र का क्या नाम हो गया? एसीरिया हो गया। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा है वो सुमेरियन यानी सुमेरी थी। उत्तर के अंदर जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो कौन सी थी? सुमेरियन यानी सुमेरी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा के लोग यहाँ आ गए तब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अकदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व धीरे धीरे अरमाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है। अरमाइक भाषा है वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोले जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। फिर है मेसोपोटामिया में पुरातत्व की जो खोज हुई है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत 1840 दशक में हुई। यहाँ पर 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, उरुक व मारी, जिन पर हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर खुदाई में हमें सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों, मुद्राओं ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों ने जो खुदाई करी है वहाँ से इमारतें मिली है, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजारों और मुद्राओं के साथ साथ बहुत से दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे हम अध्ययन कर सकते हैं। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, 2 भाग है इसके बाइबिल के, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इसका उल्लेख है वो कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है जिसका तात्पर्य है सुमेर ईंटों से बनी शहरों की भूमि है। यानी बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख किया गया है और सिमार का अर्थ क्या है? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। सिमार का मतलब है सुमेर ईंटों से बनी भूमि है। इस प्रकार जब इस क्षेत्र के पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर से सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 ईस्वी में एक ब्रिटिश समाचार पत्र में ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। यानी बाइबिल में एक जल प्लावन की कहानी बताई गई थी और वो हमें खुदाई में प्राप्त करने का प्रयत्न करना था। उन्नीस 1960 के दशक तक ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्सर से सही नहीं है, लेकिन इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत व परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की परिकल्पना की जाने लगी। बाइबिल की कहानियों की अक्सर से सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें अधिकांश इन प्रवृत्ति अध्ययनों पर आधारित है।
ये इस नक्शे में देखो, ये दजला नदियां हैं, यह दजला नदी है और यह फरात नदी है। इनके बीच में, इन नदियों के बीच में क्या स्थित है? मेसोपोटामिया स्थित है। और इसके जो दक्षिण में है वो बेबीलोन शहर है। दक्षिण में कौन सा शहर है? बेबीलोन शहर है। इधर ये भूमध्य सागर हो गया, ये तुर्की देश हो गया, कैस्पियन सागर, ईरान, और ये जो क्षेत्र किसका है? इराक का क्षेत्र है। यहाँ फारस की खाड़ी है, ये मिस्र है। फिर है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया का जो भूगोल है, वहाँ की जो भूमि है वो कैसी है? तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक है वो भौगोलिक विविधता का देश है। विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार की वहाँ भौगोलिक स्थिति पाई जाती है, जैसे हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान, जो वृक्ष आच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर भूमि है वो ऊंचाई पर स्थित है, और वहाँ पर कौन से घास के मैदान है? स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। यानी परिवहन के रूप में दजला नदी का है वो प्रयोग किया जाता था। और धीरे धीरे क्या हुआ? लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तान के शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। इन नदियों में बाढ़ आती है तथा जब इनके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। यानी कहने का मतलब दजला और फरात की जो नदियाँ हैं इनका पानी खेती के लिए बहुत ही अच्छा था। ये मानचित्र नंबर 2 जिसमें दजला नदी, फरात नदी और ये नदी है वो आगे जा कर के अलग अलग भागों में छोटी छोटी नहरों के अंदर बदल जाती है। और अपने साथ ये स्टेपी घास के मैदान हैं यहाँ पर हरे भरे, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी जो लेके जाती है, तो यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। और ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है। पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई व नहरों के काम आती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती की जा सकती थी। तो ये खेती आपको याद रखनी है। मेसोपोटामिया में कौन सी खेती होती थी? गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती होती थी। सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ देने वाली हुआ करती थी। यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया है वहाँ की जो खेती है वो ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा और क्या संजग भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। भेड़ बकरियां कहाँ पाली जाती थी? स्टेपी घास के मैदानों में, पूर्वी मैदानों में और पहाड़ों के ढालों पर।
ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित था, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध व ऊन की वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे, लेकिन हम ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। शहरों का क्या महत्व है? शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। यानी जब गांवों से ज़्यादा दबाव बढ़ने लग गया तो लोग शहरों में रहने लग गया, और शहरों में रहने के कारण उनको ये फ़ायदा हो गया, अभी एक स्थान पर ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनको जो भी खाद्यान्न सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। यानी नगर के, शहर के जो लोग हैं उनको गांव के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, और गांव के जो लोग हैं वो शहर के लोगों पर आर्थिक मामले से या आर्थिक दृष्टि से उन पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है, और वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा, रांगा, टिन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। श्रम विभाजन, ये याद रखना है। शहरी जीवन की मुख्य विशेषता क्या है? श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, ये मुख्य विशेषता है। यानी कार्यों का अलग अलग विभाजन होता है। इसमें बताया गया है कि जैसे मान लो एक पत्थर पर नक्काशी करने वाला है, वो नक्काशी करना जानता है, उसको कला आती है, लेकिन रंगीन पत्थर कहाँ से मिलेगा ये वो नहीं जानता। तो इस प्रकार ये बात कौन जानता है? जो शहर में रहता है। तो इस प्रकार वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, और कार्यों का उनमें आपस में विभाजन हो जाता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्मिताओं के लिए, विनिर्माण का मतलब होता है पुण्य निर्माण। जैसे मान लो किसान ने जो भी फसल उपजाई, गेहूं उपजाई, और गेहूं का जो आटे का निर्माण करना है वो क्या कहलाता है? गेहूं से आटे का निर्माण है वो विनिर्माण कहलाता है। या कपास से कपड़े का निर्माण है वो क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न शहरों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज, अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं, उनके संग्रहण के वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है जो शहरों में की जाती है। इस प्रकार गांव के लोग और शहरी लोग आपस में तालमेल है वो बिठा लेते हैं। फिर है शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था।
यानी वहाँ खाद्यान्न खाने की जो सामग्री है, गेहूँ है, वो वहाँ पर खूब होता था मेसोपोटामिया। लेकिन वहाँ पर किसकी कमी थी? खनिज संसाधनों की कमी थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के पत्थरों की कमी थी। खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। यानी खाद्यान्न के अलावा अन्य सामग्री वहाँ पर नहीं थी। मेसोपोटामियाई लोग, प्राचीन काल में मेसोपोटामियाई लोग है वो लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगवाते थे। ये जो सामग्री मेसोपोटामिया में नहीं थी वो कहाँ से मंगवाते थे? तुर्की व ईरान से मंगवाते थे। इसका मतलब व्यापार होता था दोनों का। मेसोपोटामिया, तुर्की और ईरान का व्यापार होता था, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। जब वो वहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी मंगवाते तो उसके बदले में क्या निर्यात करते थे? कपड़ा व कृषि जन्य अन्य उत्पाद उनको निर्यात करते थे। ये तुर्की व ईरान को बेचते थे। कौन? मेसोपोटामियाई लोग। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। अब ईरान और इराक के पास, तुर्की और ईरान के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खेती बिल्कुल भी नहीं होती थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता था जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो, विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता था। पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता था। यानी पहले क्या था? परिवहन का जो साधन था वो पशुओं की पीठ के बल पर या बैलगाड़ियों में भरकर गांव से शहरों में खाद्य सामग्री, कोयला वगैरह पहुंचाया जाता था, तो वो महंगा पड़ता था। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती थी, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। यानी जल मार्ग को अपनाया गया। परिवहन का जो सबसे सस्ता तरीका है वो कौन सा है? जल मार्ग है। यानी जल के माध्यम से जो सामग्री है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें, बजरे नदी की धारा हवा के वेग से चलते थे, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन के अच्छे मार्ग थी। यानी जो नदियां थी, जलधाराएं थी, वो छोटे छोटे शहरों में उसका परिवहन करती थी। फिर है लेखन कला का विकास। अब देखो लेखन कला का विकास किस प्रकार होता है। ये जो चित्र दिए गए हैं इसमें ये मिट्टी की पट्टिकाएँ हैं, मिट्टी की टैबलेट्स बोलते हैं जिनको, मिट्टी की पट्टिकाएँ हैं। इन पर इस प्रकार देखो किलाक्षर लिपि से लिखा गया है। किस लिपि से लिखा गया है? किलाक्षर लिपि से लिखा गया है। सबसे पहले क्या किया जाता था? मिट्टी को अच्छी तरह गूंद कर उससे चिकनी मिट्टी को गीला किया जाता था और फिर उसको गूंद करके ये पट्टिकाएँ तैयार की जाती थी। इस प्रकार की पट्टिकाएँ तैयार की जाती थी और किलाक्षर के द्वारा इन पर लिखा जाता था। ये देखो लिखा हुआ है। इस प्रकार चिकनी मिट्टी की ये पट्टिकाएँ तैयार की जाती थी और इन पर इस प्रकार लिखा जाता था। और ये एक राजा के पास
दूसरे राजा द्वारा संदेश पहुंचाने के लिए इन पट्टिकाओं को काम में लिया जाता था। तो ये लेखन कला के रूप में काम आती थी और इसको क्या कहा जाता था, किलाक्षर चिन्ह या किलाक्षर लिपि कहा जाता था, जो सरकंडे की तिली को तीखा करके बनाई जाती थी। और इन पट्टिकाओं को क्या किया जाता था, धूप में लिख करके धूप में सुखा लिया जाता था। तो ये थी लेखन कला, जिसको इनकी जो लिपि है वो क्या कहलाती थी, किलाकार या लातिनी शब्द क्यूनियस, जिसका अर्थ है खुंटी, या फॉर्मा का, जिसका अर्थ होता है आकार से बना हुआ, किलाकार लिपि का प्रयोग किया जाता था। लेखन प्रणाली, लेखन प्रणाली जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्सर सिलेबस होते थे, अक्षर होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला, इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। उसे गिल्ली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता, वहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। न केवल प्रतीकों में चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा था। यानी उन्होंने जो लिखा है उसको देखकर लगता है, उनके जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसको देखकर लगता है कि वो बहुत ही कम लिखे पढ़े लिखे लोग थे। लेखन का प्रयोग शहरी जीवन, व्यापार, लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। तो ये छोटी सी इसमें घटना है लेखन कला को लेकर, इसको आप ध्यान से देखोगे। देखो, सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द या अन्य बहुमूल्य रत्न धातुएं मंगाना चाहता था। एन मरकर राजा था जो दूसरी जगह से अपना दूत भेजकर क्या मंगाना चाहता था, लाजवर्द और बहुमूल्य रत्न उस मंदिर में लगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अर्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। उसने एक अपना दूत राजा ने, कौन से राजा ने, एन मरकर राजा ने एक दूत कहाँ भेजा, अर्टा नामक एक सुदूर देश था, वहाँ पर अपना दूत भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग के हिसाब से आगे बढ़ता गया। रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ी लांघने के ऊपर चढ़ता गया। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सुसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, छोटे चूहों का मतलब है जब कोई लोग ऊंचाई पर होता है, जब हम ऊंचाई पर होते हैं और कुछ लोग जो निचले नगर में रहते हैं तो वो हमें ऊंचाई से ऐसे लगते हैं कि वो चूहों की तरह लगते हैं। तो उन्होंने
उसको नमस्कार किया, उसके दूत को 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अर्टा के मुखिया, दूत पहुंच गया, अर्टा के मुखिया लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। पहुंच तो गया लेकिन वो लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बावजूद भी अर्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अतः दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त ही नहीं कर पाया। उसने एन मरकर के संदेश को गोल मोल कर दिया। राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चीकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टी दूत ने अर्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। यह काव्य हमें यह बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। यानी मेसोपोटामिया का जो राजा था उसने ही सर्वप्रथम लेखन कला का इस प्रकार विकास किया था। यानी जब उसके पास कोई पट्टिका नहीं थी दूत के पास, तो वो रास्ते में उस बात को भूल जाता था। और जब राजा ने उस पट्टिका पर लिख दिया भी ये लाजवर्द चाहिए, ये हमें चांदी चाहिए, तो वो उस पट्टिका को लेकर के उस राजा के पास गया, अर्टा के राजा के पास गया, तो अर्टा का राजा उसे समझ गया और उसको ये चांदी और लाजवर्द पहुंचाई। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।